नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हीलिंग एमएनडी इंडिया की आज की सत्र की मीटिंग में जुड़ने के लिए। वेलकम एवरीवन टू हीलिंग एमएनडी इंडिया मीटिंग 18 सितंबर 2022। आज की मीटिंग में हम पार्वती मैम हम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू पार्वती मैम आज हमारे साथ जुड़ने के लिए हैं। पार्वती मैम आज हमें सेल्फ लव एंड सेल्फ लव एंड सेल्फ फॉरगिवनेस का हीलिंग करवाएगी। नमस्ते पार्वती। नमस्ते नमस्ते। मैम स्टार्ट करें? मैम जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। वो यूट्यूब का जो प्रेजेंटेशन है ना वो करना पड़ेगा। हाँ सर, इसको मीटिंग को एक्चुअली रिकॉर्ड भी कर लीजिएगा। हाँ मैम, रिकॉर्डिंग ऑन ही है, मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ। थैंक यू मैम। एक 2 मिनट दीजिए मैम, मैं ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हाँ कर जी, दूं। ओके ओके ओके। नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। हीलिंग एमएनडी इंडिया में जुड़ने के लिए आप ये व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज भेज सकते हो। हम आपको वेरीफाई करके आपका डॉक्यूमेंट चेक करके आपको हीलिंग एमएनडी इंडिया में जुड़वा देंगे। या फिर आप healingmndindia@gmail.com पे अपने रिपोर्ट्स और वो सब ईमेल कर सकते हो डिटेल। आपसे अनुरोध है आप ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। It's a disclaimer for the YouTube channel. Please go through the disclaimer. Thank you. ये अस्वीकरण डिस्क्लेमर हिंदी में आपसे अनुरोध है आप ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑल। यस मैम, मैं आपको स्पॉटलाइट कर देता हूँ। ओके मैम, पर आज मैं पार्वती मैम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैम आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी। आज सभी मास्टर को आत्म वंदन। अम, आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ फॉरगिवनेस, सब कुछ एक साथ करेंगे हम, एक सेशन इसका। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि ये सब इम्पोर्टेंट क्यों है और हमें इसको करने से क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो सेल्फ लव, जैसे कि मैं ये मान के चल रही हूँ कि यहाँ पे सभी मेडिटेटर्स हैं और सबको थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूंगी। जैसे हमें पता है कि हमारे ये भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर के अलावा हमारी 6 बॉडीज और हैं जो एनर्जी बॉडीज हैं। ठीक है, एक भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर को डाल के हम टोटल बात करें तो हमारे पास 7 बॉडीज रहती हैं और 7 बॉडीज में भौतिक शरीर ही हमें दिखाई देता है, बाकी जो 6 बॉडीज हैं वो हमें दिखाई नहीं देती। और होता यह है कि हमारी जो सेकंड बॉडी है उसको हम कहते हैं एथरिक बॉडी या एनर्जी बॉडी, और यही वो बॉडी है जिसमें हमारे चक्रास रहते हैं। और ये जो हमारे चक्रास हैं ये मतलब भौतिक शरीर में तो होते नहीं है, लेकिन चक्रा क्या है, कुछ भी नहीं है, हमारे एनर्जी सेंटर हैं। आप जिसे ऐसे मान के चल सकते हैं जैसे एक रूम है, रूम में एक बल्ब लगा है और बल्ब का जो कनेक्शन है वो स्विच से है। जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो वो बल्ब जो है वो उस रूम को रोशनी देगा, वो सिर्फ उस रूम को रोशनी देगा, वो दूसरे रूम को रोशनी नहीं देगा। तो वैसे ही हमारी बॉडी में टोटल जो चक्रास हैं वो तो 112 माने गए हैं, लेकिन हम बात करते हैं 7 चक्रास की। मेन जो हैं ये 7 चक्रा हमारे एनर्जी पॉइंट्स हैं।
एनर्जी पॉइंट्स मतलब कि जहाँ जहाँ पे स्थित है हमारी बॉडी में, वहाँ वहाँ की जो हमारे भौतिक शरीर के ऑर्गन हैं, चक्रास हैं हमारे एनर्जी बॉडी में। और जो वहाँ पे एनर्जी आएगी, उससे संबंधित जो भौतिक शरीर में ऑर्गन हैं, उनको वो एनर्जी देते हैं। जैसे एक बल्ब जो है वो एक रूम को रोशनी दे रहा है, वैसे उससे संबंधित वो ऑर्गन्स को क्या करते हैं, हमें रोशनी देते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो एनर्जी बॉडी है, इसमें हम बहुत सारी, जैसे हम कहते हैं नाड़ियाँ होती हैं। नाड़ियाँ शब्द मीन्स कि छोटी छोटी पाइप टाइप स्ट्रक्चर जो हमारी एनर्जी बॉडीज में होते हैं। और ये एनर्जी बॉडी जो है वो क्या करती है, यूनिवर्स से जितनी भी एनर्जी है उसको रिसीव करती है और हमारी बॉडी में उसको प्रवाहित करती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे इमोशंस को क्या करते हैं, अपने दबा लेते हैं, अपने आप को कई बार हम छुपा लेते हैं। जैसे कई बार हम होते कुछ हैं लेकिन हम एक्सप्रेस कुछ और करते हैं। या फिर मान लो हमें बहुत क्रोध आया, ऐसी जगह पे आया जहाँ पे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऑफिस था, मान लो ऑफिस था, या कोई 10 लोगों के सामने हमें बहुत क्रोध आया, हमने क्या किया, उस क्रोध को अंदर ही अंदर रख लिया। अब वो क्रोध जो है वो बाहर नहीं निकला है, वो कहाँ है, हमारे ही अंदर है। और वो क्या करेगा, धीरे धीरे हमारे अंदर, हमारी एनर्जी बॉडी में जाके कहीं पे रुक जाएगा। जैसे एक पाइप है, पाइप में वो क्रोध रुक गया, अब वो पाइप में होगी ब्लॉकेज। ठीक है। और जो ब्लॉकेजेस हुई है, तो उस ब्लॉकेज को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पहले उस क्रोध को निकालना पड़ेगा। ठीक है। जब हम उस क्रोध को निकालेंगे तो फिर आसानी से उसमें एनर्जी फ्लो होगी। और अगर इस तरह से हम बहुत से इमोशंस को अपनी एनर्जी बॉडी में स्टक कर लेते हैं। और होता ये है कि मैंने पहले ही कहा कि जैसे ही हम जो चक्रास हैं उससे संबंधित ऑर्गन में क्या जाती है, हमारी एनर्जी जाती है। लेकिन मान लो जिस चक्रा में ब्लॉकेज आ गया, तो उससे संबंधित ऑर्गन को एनर्जी नहीं जाएगी और हमें उससे संबंधित क्या हो जाएगी, फिर बीमारी हो जाएगी। ठीक है। जैसे कि नॉर्मली देखा गया कि जो भी मेल हैं उनको हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। और उसका रीज़न क्या है कि मेल्स को बचपन से बोला तुम लड़के हो तो तुम्हें रोना नहीं है, अरे तुम बी स्ट्रॉन्ग, बी बॉय, बी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, इस चक्कर में क्या होता है कि वो लड़का कभी अपने इमोशन एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, ना तो वो कभी रो पाता है, ना ही वो कभी खुल के हंस पाता है। ठीक है। वो अब उसको कोई फ्रस्ट्रेशन है तो वो फैमिली को नहीं बता रहा, उसको कोई एंगर है तो वो फैमिली को नहीं बता रहा। तो जो इमोशंस हमारे, ये वाले इमोशन है, ये आते हैं हमारे हार्ट चक्रा से। और ये सारे स्ट्रक कहाँ हो जाएंगे, हमारे हार्ट चक्रा में। ठीक है। हार्ट चक्र में स्ट्रक होंगे और फिर हार्ट को एनर्जी नहीं जाएगी क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है, एंड देन लीड्स टू हार्ट अटैक। और जो फीमेल्स हैं, आपने मेजोरिटी देखा होगा, फीमेल्स को या तो थायराइड होगा या फिर उनका यूट्रस में प्रॉब्लम होगी। रीजन क्या है कि फीमेल्स को कहा जाता है कि चुप करो, तुम लड़की हो, तुम्हें नहीं कहना है, फैमिली के सामने ऐसे नहीं कहना, वैसे नहीं कहना। तो रीजन क्या है, अब कई बार लड़की कुछ कहना चाहती है एज ए बहू या एज अ वाइफ या एज अ बेटी, वो कुछ कहना चाहती है लेकिन उसको संस्कार याद आते हैं, मैं बहुत संस्कारी, मैं तो नहीं कहूंगी। तो धीरे 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 करके उसका ये थ्रोट चक्रा क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। राइट। जब ये थ्रोट चक्रा ब्लॉक होएगा, फिर क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, दैट लीड्स टू थायराइड। और वैसे सेम है कि हम बहुत सारी जो फीमेल है वो इमोशंस को क्या करती हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाती, और वो उनके इमोशन जाके स्टक होते हैं उनके यूट्रस में, यानी कि हमारे सैक्रल चक्र में। और फिर यूट्रस से संबंधित जो है वो पीसीओडी, पीसीओएस जैसी बीमारियां जो उनको आम हो जाती हैं। ठीक है। तो हमारी ज़्यादातर 99% जो हमारी बीमारियां हैं वो कहाँ से आती हैं, हमारी एनर्जी बॉडी से आती है। वहाँ पे एनर्जी का फ्लो अच्छा नहीं है। तो हम आज क्या करेंगे कि हम किसी एक चीज़ को निकालने की कोशिश करेंगे अपनी उस एनर्जी बॉडी से, ताकि अच्छा हमें फील हो, ताकि उसमें जब भी एनर्जी फ्लो होना शुरू होगी हमें बहुत अच्छा लाइट महसूस होगा। ठीक है। तो हम आज एक एक्सरसाइज करेंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग उस एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाइए, एंड आफ्टर दैट हम बाकी बात करेंगे, जो भी क्वेश्चनिंग आंसरिंग जो भी होगी वो हम उसके बाद करेंगे। ठीक है। तो आप लोग क्या करिए कि अपने आसपास देख लीजिए, स्पेस में कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि कई बार होता है इस प्रोसेस में इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत होता है। तो कई साथ में कोई बैठो तो हम रो भी नहीं पाते हैं अच्छे से, हम अच्छे से अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है। ये एक मेडिटेशन नहीं है, ये एक हीलिंग सेशन है। तो आसपास जरा लॉक कर लीजिए रूम वगैरह को, कोई हो ना, और अपने पास एक छोटा सा पिल्लो रखिए जो आप ऐसे हाथ से उठा के अपने पास रख सके। जब मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी देन आपने उस पिल्लो को यूज करना है अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है। तो मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ, सब लोग पूरा अरेंजमेंट कर लीजिए और उसमें बैठ जाइए। 1 मिनट के बाद हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अपने ओके। आसपास देख लीजिए कोई हो ना, डिस्टरबेंस ना हो, और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज में जाएंगे। ओके मैम।
मैम 1 मिनट। आशा मैम आप लॉग आउट करके वापस लॉग इन कीजिए, आवाज क्लियर आ रही है। थैंक यू। आपसे अनुरोध है कि आप सब अपने को आपको एक अलग ही जगह में जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, आप वैसी जगह में बैठिए और अपने पास एक पिलो या कुशन रखिए। आप रेडी हो जाइए, 1 मिनट में मैम स्टार्ट कर देगी। थैंक यू। ओके, सो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सब लोग सारा अरेंजमेंट कर चुके हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सर मैं अपना एक्चुअली वीडियो ऑफ कर रही हूँ क्योंकि इससे फिर मेरा यहाँ पे सिस्टम है, मैं कर पाऊँगी अच्छे से। ठीक है, तो मैं वीडियो इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब लोग जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान से सुनेंगे एंड उनको फॉलो करेंगे। ठीक है जी। तो इंस्ट्रक्शन क्या है मेरी? सबसे पहले कंफर्टेबल होके बैठना, क्योंकि ये मेडिटेशन नहीं है इसलिए रीढ़ की हड्डी को सीधा करने की या बहुत स्टिफ होके बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप कंफर्टेबल होके बैठेंगे। अगर आपको लगता है कि बहुत देर नहीं बैठ सकते तो आपने पीछे मतलब सहारा ले सकते हैं, किसी कुशन का, किसी पिल्लो का या किसी दीवार का भी सहारा लेके आप बैठ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि थोड़ी सी अवेयरनेस बना के रखें, नींद में ना जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। सब लोग कंफर्टेबल होके बैठेंगे, आंखें बंद। अपनी आंखों को बंद करके कंफर्टेबल होके बैठेंगे और एक लंबी गहरी सांस लेनी है, नाभि तक लेनी है और उसको बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना है। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और उसको धीरे 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 छोड़ेंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और उसको धीरे 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 छोड़ेंगे। एक बार और लंबी गहरी सांस लेंगे और उसे बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने आप को बिल्कुल आपने रिलैक्स करना है। एक लास्ट बार लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और उसको आराम से निकालते हुए अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। अब आप अपने पैर के तलवों पे ध्यान लेकर जाएंगे। आंखें बंद हैं, मन की आंखों से पैर के तलवों को देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान रहे पैर के तलवों को हिलाना नहीं है, आपने जस्ट फील करना है। पैर के दोनों तलवों को फील करेंगे, पैरों की उंगलियों को, अंगूठे को, नाखून को, पैर के ऊपरी भाग को, एंकल जॉइंट को अच्छे से फील करेंगे। दोनों पैरों को अच्छे से एंकल जॉइंट्स को फील करेंगे। अब धीरे 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 अपनी अटेंशन अपने लेग्स पे लेके आएंगे, काफ मसल्स पे लेके आएंगे। दोनों लेग्स की काफ मसल्स, दोनों लेग्स, नी जॉइंट्स, अटेंशन देंगे अपनी नी जॉइंट्स पे। धीरे 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 अपनी अटेंशन नी से ऊपर लेके आते हुए अपनी अटेंशन अपनी थाइज मसल्स पे देंगे। आपके हिप जॉइंट्स, हिप मसल्स एंड देन धीरे 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 आपके लोअर स्टमक, पेट का निचला हिस्सा, वहां पे पूरी तरह अटेंशन देंगे। पूरा पेट, पूरी छाती का ऊपरी हिस्सा, आपका हार्ट सेंटर, आपके दोनों कंधे। अब अपनी अटेंशन आप अपने लोअर बैक पे लेके जाएंगे।
पूरा मसल्स को फील करके रिलैक्स करेंगे। जहाँ जहाँ आपकी अटेंशन जा रही है मसल्स जो वहाँ की रिलैक्स हो रही हैं। आपकी लोअर बैक मसल्स, अपर बैक पूरी पूरी तरह से उसको फील करेंगे। अब एक बार अपनी रीढ़ की हड्डी को नीचे से लेके ऊपर तक महसूस करना है। रीढ़ की हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन। रीढ़ की हड्डी को नीचे से लेके ऊपर तक क्या करना है, आपने महसूस करना है। महसूस करते 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 आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएंगे तो अपनी गर्दन को महसूस करना है, जहां पे रीढ़ की हड्डी ज्वाइन करेगी आपके ब्रेन को। उस पॉइंट को पूरी तरह से फील करेंगे। अपने आगे का गले वाला हिस्सा, इसे पूरी तरह से फील करेंगे। दोनों बाजुएं, बाजुओं की जो मसल्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, आपके हाथ हैं, हाथों की उंगलियां, नाखून, अंगूठा, हथेलियां, सब मसल्स को फील करते हुए अपने आप को रिलैक्स करेंगे। फिर उसके बाद धीरे 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 अपने फेस पे, पूरे फेस की मसल्स को रिलैक्स करना है। उसके बाद आपके कान के पीछे का हिस्सा, सिर का पिछला भाग, सिर का ऊपरी भाग पूरी तरह से महसूस करना है। अब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। इस अवस्था में अपने आप को कमांड देनी है, अपने आप को अलाउ करना है। आई एम रेडी टू हील, आई एम रेडी टू हील। 3 टाइम कहेंगे, आई एम रेडी टू हील, आई एम रेडी टू हील। अपने आप को कमांड देनी है। जब तक हम कमांड नहीं देंगे हम हील नहीं हो सकते। अपना ध्यान अपने थर्ड आई सेंटर पे लेके आएंगे, भ्रुकुटी मध्य, 2 आंखों के बीच में जो हमारा माथा है वहां पे ध्यान लेकर आएंगे एंड फील करेंगे यहाँ पे जैसे यूनिवर्स की एक वाइट कलर की जो रोशनी है वो आपके थर्ड आई से होते हुए आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। ये जो रोशनी है ये आपकी बॉडी में एंटर करके आपकी बोन्स तक जा रही है, जो आपकी हड्डियां हैं वहां तक ये रोशनी जाएगी। तो थर्ड आई सेंटर से रोशनी एंटर कर रही है और ये आपके पूरे ब्रेन के हिस्से में फैल चुकी है। पूरा फेस पे, पूरे नेक में, पूरे कंधों में, बाजुओं में, पूरी बॉडी में महसूस करेंगे। पूरे फ्रंट वाले हिस्से में, बैक पूरी में ये रोशनी वाइट कलर की फैल चुकी है। पूरी लेग्स में, पैर के तलवों तक अपने आप को रोशनी में ही महसूस करेंगे। आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं, पूरी तरह से आप रिलैक्स स्टेट में हैं, पूरी तरह से आप रिलैक्स की स्टेट में हैं। अब आप अपने आप को फील करेंगे कि जैसे आप एक बहुत सुंदर से गार्डन में खड़े हैं। बहुत सुंदर गार्डन, बहुत ही सुंदर सा एक बगीचा है, बहुत सुंदर से फूल वहाँ खिले हैं, बहुत सुंदर सा झरना है, नदी है, जो जो भी आपको पसंद है वो सब कुछ उस गार्डन में आप इमेजिन करेंगे। पक्षी हैं सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे जानवर हैं वहाँ पे। पूरी तरह से उस गार्डन को फील करेंगे। हरा भरा गार्डन है, कंप्लीटली एक बहुत सुंदर गार्डन है। उस गार्डन को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। अगर आपको लगता है कि उस गार्डन में कुछ कमी है या कहीं किसी कॉर्नर से वो सूखा है तो उस गार्डन को थोड़ा हाथ हिलाएंगे। अपने हाथ जैसे आप टच करेंगे वो गार्डन हरा भरा हो जाएगा। पूरी तरह से फील करेंगे। अब इस गार्डन के जहाँ पे आप खड़े हैं उसके जस्ट सामने देखिए एक बहुत सुंदर सा दरवाजा है, बहुत सुंदर सा एक डोर है। उस डोर की तरफ आप जाएंगे। जैसे ही आप इस डोर की तरफ जाते हैं, इस डोर को खोलेंगे और आप देखते हैं कि इसके नीचे कुछ सीढ़ियां हैं। तो आप धीरे धीरे करके, जब मैं काउंटिंग करूंगी, ये कुल 10 सीढ़ियां हैं,
तो मैं 10 से 0 तक काउंटिंग करूंगी। एक एक काउंटिंग में आप एक एक स्टेप उतरेंगे। सबसे पहले अपना लेफ्ट पाँव सीढ़ी पे रखेंगे, फिर अपना राइट पैर सीढ़ी पे रखेंगे नेक्स्ट काउंटिंग में, फिर लेफ्ट, ऐसे करके। ठीक है, तो सीढ़ी पे आप उतरना स्टार्ट करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। अब आप इस सीढ़ियों से उतर के एक बहुत गहरे कमरे में पहुंच चुके हैं। अब देखिए कि या तो ये कमरा अंधेरा भी दिख सकता है आपको, या फिर आपको ये रूम जो है वो उसमें रोशनी भी दिख सकती है, कुछ भी दिख सकता है। इस कमरे को जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि इस रूम में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं इस रूम में। जरा थोड़ा सा आगे जाएंगे। इस रूम में और भी बहुत सारे दरवाजे हैं, जैसे एक रूम है उसमें और भी बहुत सारे रूमों की एंट्री है यहाँ पे। इस रूम में जरा ध्यान से जाएंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि इस रूम में जितने भी डोर हैं उनमें से किस डोर की तरफ आपको जाना है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। आपके लेफ्ट, राइट और सामने एक दरवाजा है, देखिए कि आपको किस डोर की तरफ जाना है। आप उस डोर में एंटर करेंगे। उस डोर में जैसे ही एंटर करेंगे, नीचे 5 सीढ़ियां और हैं जो आपको उतरनी है। अगेन मैं 5 to 1 काउंटिंग करूंगी एंड आप एक एक स्टेप लेफ्ट राइट करके उतरेंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। जैसे ही आप उतरते हैं तो आप देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा एक स्क्रीन है, शीशा है। स्क्रीन नहीं है, शीशा है एक बहुत सुंदर सा, जिसमें आप अपने आप को देख पा रहे हैं। जिस एज में अभी आप हैं वो शीशे में आप अपने आप को देख पा रहे हैं अच्छे से। ध्यान से अपने आप को देखिए। ये एक मैजिकल मिरर है। इस शीशे के चाहे तो आप अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन अभी आप इसको सिर्फ बाहर से देखेंगे। इस शीशे में ध्यान से अपनी जिस एज में आप हैं वो उम्र में आप अपने आप को देखिए। देखिए जरा आपने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, कैसे आप दिखते हैं, आपका फेस कैसा दिखता है। पूरी तरह से अपने आप को देखेंगे। अब ये मैजिकल मिरर, आप बाहर खड़े इस मिरर के अंदर देख रहे हैं, ये मैजिकल मिरर आपको टाइमलाइन में पीछे लेके जाएगा। ये अभी तक की आपकी लाइफ हिस्ट्री में आपको टाइमलाइन में धीरे धीरे एक स्टेप पीछे लेके जाएगा। इस शीशे में देखिए कि पिछले कल आप कैसे दिखते थे। ध्यान से देखेंगे, मिरर आपको दिखा रहा है कि पिछले कल आप कैसे दिखते थे। आप 6 महीने पहले देखिए अपने आप को, आप कैसे दिखते थे। पूरी तरह से टाइमलाइन में वापस जा रहा है। और देखना कि आप जब दिखते थे तो क्या क्या करते थे आप। वो एक्टिविटीज भी याद कर, आज से 6 महीने पहले आप क्या क्या किया करते थे, क्या क्या आपकी फीलिंग्स थी, उसको ऑब्जर्व करेंगे। आज से 1 साल पहले आप कैसे दिखते थे, आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते थे, आपकी क्या थिंकिंग हुआ करती थी, आपके इमोशन क्या हुआ करते थे, उसको पूरी तरह से देखेंगे। आज से 10 साल पहले आप कैसे थे, पूरी तरह से देखेंगे। आपके इमोशंस कैसे थे, आपके क्या ड्रीम्स थे, आपकी कैसी थिंकिंग थी, आप कैसे दिखते थे। वो मिरर आपको दिखा रहा है, आपकी टाइमलाइन में आपको वापस लेके जा रहा है। पूरी तरह से देखेंगे। पूरी तरह से देखेंगे। जब आप कॉलेज टाइम में थे तब आप कैसे दिखते थे। इमेजिन कीजिए कॉलेज टाइम आपका, कैसे थे आप, क्या फीलिंग्स थी आपकी, क्या इमोशन थे आपके, क्या थिंकिंग थी आपकी, क्या सपने थे आपके। इमेजिन योर स्कूल टाइम, जब आप स्कूल टाइम में थे। अब आप और छोटे होते जा रहे हैं, उस मिरर में आप अपने आप को देख रहे हैं कि मैं और छोटा होता जा रहा हूँ। आपका बाहर एडल्ट सेल्फ खड़ा है,
जो ये देख रहा है कि आप कैसे क्या करते थे। अब जब आप 12 से 13 साल की उम्र में थे अपने आप को, तब देखेंगे कि आप कैसे दिखते थे, क्या इमोशंस थे, क्या फीलिंग्स थी, क्या सोचते थे, थॉट पैटर्न क्या था आपका। इमेजिन योर सेल्फ एज अ 7 year old। 7 साल के जब आप बच्चे थे, क्या आपके इमोशंस थे, क्या आपकी फीलिंग्स थी, आप किस तरह से दिखते थे, सब कुछ देखेंगे। वो बचपन वाला घर याद करेंगे जहाँ आपका वो 7 साल की उम्र में कहाँ रहते थे आप। इमेजिन योर सेल्फ एज अ 5 year old। 5 साल का वो मिरर आपको दिखा रहा है, आप 5 साल के पूरा फील कीजिए वो घर, आपके आसपास का इन्वायरमेंट, कौन कौन लोग थे आपके उस समय आसपास, क्या आप फील करते थे, क्या आपके इमोशंस थे। वो जगह को अच्छे से देखेंगे, क्या वो जगह है। उस समय हुई हर घटना को बारीकी से ऑब्जर्व करना है आपने, कि जब आप 5 साल के थे, धीरे से स्टेप, एक टाइमलाइन एक स्टेप पीछे गई है, अब 4 साल, 3 से 4 साल के बीच में आप हैं। अपने आप को इमेजिन करेंगे उस जगह पे जब आप वहाँ पे रहते थे, क्या फीलिंग्स थी, क्या थॉट थे आपके, किस तरह से आप खेलते थे, आपके क्या फ्रेंड्स थे, जो भी थे। ध्यान से उस बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे, ये क्या कर रहा है। ध्यान से अपने ही छोटे से सेल्फ को ऑब्जर्व करेंगे कि ये क्या कर रहा है। उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो उस समय सच में बहुत खुश था, या किसी बात पे नाराज़ था, या किसी बात पे गुस्सा था, या कुछ चाहता था, उसकी कोई डिज़ायर थी। पूरी तरह से उस इमोशन को फील करेंगे। कई बार अपने पेरेंट्स से बहुत ज़िद होती है, कुछ मांगा होता है नहीं मिलता है, कई बार किसी बात पे गुस्सा होता है, लेकिन बच्चे होते हैं ना, तो इतना पता नहीं होता। आप अभी इस स्टेज पे आके उसकी फीलिंग को फील करेंगे कि वो जो बच्चा खेल रहा है, कहीं वो अकेला तो नहीं है, कहीं उसको किसी ने कुछ कहा है, उस बात का गुस्सा तो नहीं है उसके अंदर, कभी किसी ने कुछ मांगा, उसने अपने पेरेंट्स से, पेरेंट्स ने मना किया, तो कहीं वैसा तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, बच्चा बहुत खुश है, तो इट्स वेरी ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ है, तो पूरी तरह से उसकी फीलिंग्स को फील करेंगे। आपके घर का माहौल आप देखेंगे, आसपास क्या है, कोई ऐसा ट्रॉमा तो नहीं था, पूरी तरह से फीलिंग को फील करेंगे। अब आप बाहर, एडल्ट सेल्फ आपका खड़ा है, आपके शीशे के अंदर आपका छोटा सेल्फ खड़ा है, अंदर खेल रहा है, उस जगह में, उस आंगन में, उस घर में। आप धीरे से उस मिरर के अंदर एंटर करेंगे। जैसे ही आपने एंटर किया, आप अगेन उसी जगह पहुंच गए जहां पे वो बच्चा है। वही समय, वही घर, वही स्थान, वही इमोशन। अब भी आप उस बच्चे को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा उसके पास जाएंगे और उसको कहेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए। जो भी उसकी फीलिंग है कि तुम क्यों उदास हो, तुम क्यों गुस्से हो, तुम्हें क्या क्रोध है, तुम्हें क्या चाहिए, आओ मैं तुम्हारे साथ खेलूं। अगर उसे अकेलापन लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, जो भी आपकी फीलिंग है, उसके हिसाब से आप उसको कहेंगे। हो सकता है वो आप ही के अंदर का छोटा सा बच्चा आपके पास आने से इनकार करे। आपको एक बच्चे की तरह उसको पैम्पर करना है, उसको अपने पास बुलाने की कोशिश करनी है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो चाहता क्या है।
होल्डिंग हिज हैंड, उसके छोटे से नन्हे से हाथों को अपने हाथों में पकड़ना है और उसको विश्वास से कहना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे फ्यूचर से तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। हो सकता है वो बच्चा आने से इनकार, क्योंकि कई बार बच्चे बहुत ज़िद्दी होते हैं। इट्स ओके, आपने उसको प्यार से करना है, प्रेम से अपने पास बुलाने की कोशिश करनी है। उसके हाथों को पकड़ के, उसके सिर पे हाथ रख के उसको प्यार देने की कोशिश करनी है। उसके सिर पे हाथ फेरते हुए उसे ये एहसास दिलाना है कि आप हमेशा उसके साथ हैं, यू आर नॉट अलोन। तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं सक्षम हूँ तुम्हें देने के लिए, बस तुम खुश हो जाओ। मैं तुम्हें वो हर चीज़ दे सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए है। मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं होने दूंगा या कभी नहीं दूंगी, या उदास नहीं होने दूंगा या दूंगी। उस बच्चे को हो सके तो अगर वो आपकी गोद में आए तो उसको गोद में उठाइए और उसे कहिए आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी कि मैंने आने में बहुत देर कर दी। उसे सॉरी मांगेंगे, कहेंगे आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। अपने आप से कहेंगे आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू सो मच, आई एम सो सॉरी। तुम इतने अकेले थे, तुम इतने परेशान थे, तुम इतने दुखी थे और तुम्हें कोई नहीं समझ पाया। आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ या करती हूँ। आई एम ऑलवेज विद यू। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इस तरह से उसको उठा के अपने गोद में अपने गले से लगाना है। अगेन सेड आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू सो मच। अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट वाले कंधे पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को राइट वाले कंधे पे रखेंगे। जो नहीं रख पा रहे हैं वो अपना पिल्लो ले सकते हैं, पिल्लो को हग करेंगे एंड जस्ट से टू योर सेल्फ, जैसे आप उस बच्चे को कह रहे हैं आई लव यू सो मच, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू सो मच। पूरी तरह से अपने अंदर आए इस इमोशन को फील करना है। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू सो मच। पूरी तरह से अपने आप को प्रेम देना है, अपने आप को प्रेम देना है कि जो भी तुम्हारी डिमांड है, जो भी तुम्हारा गुस्सा है, क्रोध है, उसके लिए आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू सो मच। मैंने तुम्हारा केयर नहीं किया, इसके लिए आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हें अकेले रहने दिया, आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हें लोगों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, रिश्तों के लिए नज़रअंदाज किया, आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हें शायद सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। कई बार हम अपने आप को कह देते हैं ना, मुझसे ये नहीं होगा, मैं तो हुई ऐसी ऐसा, मैं तो हुई बेवकूफ़। तो सेड आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें क्रिटिसाइज़ किया, मैंने तुम्हें समझा नहीं, उसके लिए आई एम सो सॉरी। आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हें ओवर यूज़ किया है, जो कि मुझे नहीं करना था। आई एम नॉट केयरिंग यू, मतलब मैंने तुम्हारी केयर नहीं की, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स की केयर नहीं की, इसके लिए आई एम सो सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी,
एंड आई लव यू सो मच। फ्रॉम नाउ, मैं अब से मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी। मैं तुम्हारी हर बात का ध्यान रखूंगा या रखूंगी। मैं तुम्हारी पूरी केयर करूंगा या करूंगी। प्लीज़ फॉरगिव मी। पूरी तरह से इस फीलिंग को अपने अंदर समाते हुए, उस बच्चे को गले से लगाते हुए, पूरे अपना प्रेम देते हुए, धीरे 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 अपनी टाइमलाइन में वापस आएंगे। फील करेंगे जैसे आप बड़े हो चुके हैं, 10 साल, 20 साल, कॉलेज, मैरिज से जस्ट पहले आपकी मैरिज हो चुकी है। नाउ जो प्रेजेंट स्टेट में है आप इसमें पहुंच चुके हैं। सेम वापस उन्हीं सीढ़ियों से चढ़ते हुए वापस आएंगे। 5 सीढ़ियां हैं पहले, 5 4 3 2 1। अब रूम में पहुंच चुके हैं, उसके ऊपर 10 सीढ़ियां हैं, उनको भी चढ़ेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। अब धीरे से अपने हाथ अपने हार्ट सेंटर पे रखेंगे एंड जस्ट सेड कि आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। फिर अपना नाम लेके कहेंगे, जैसे आई लव यू सो मच, जो भी आपका नाम है, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। धीरे 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 अपने हाथ अपनी आंखों पे रखेंगे, फीलिंग को फील करते हुए। से थैंक यू टू यूनिवर्स जिन्होंने हमें इस धरती पे भेजा है। से थैंक यू टू योर पेरेंट्स जिन्होंने आपको ये भौतिक शरीर दिया है। से थैंक यू टू जो भी आपके आसपास के लोग हैं जो आपको कुछ सिखा रहे हैं। इस वक्त को, सिचुएशन को आपने थैंक यू करना है। जो आप सीख रहे हैं, अपने कर्मा रिलीज कर रहे हैं। से थैंक यू टू एवरीथिंग। हमारे आसपास जो कुछ भी है सबके लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हुए अपनी आंखें खोलेंगे एंड वेलकम बैक। ओके, सो आई थिंक सब लोग वापस आ चुके हैं। तो सर क्या करना है, क्वेश्चन आंसर लेने हैं या हो गया है? मैम अब ग्रुप में सभी का हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। हाँ जी, ठीक है जी। ग्रुप में सभी से अनुरोध है, आप अपना कोई भी सवाल हो, आपका अपना कोई भी शेयरिंग हो, आप शेयर कर सकते हैं। रेज हैंड कीजिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। और सभी से पहले मैं अपना ही शेयरिंग करना चाहता हूँ मैम। जी जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैम मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैम मैंने जो व्हील किया उसके बारे में बताता हूँ। मैंने जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी मेमोरीज होती हैं, जी जी मैंने उन सबको फील किया। और उसके अलावा जो मैंने फील किया उसके बारे में बताता हूँ। जो हमें ट्रॉमा हुए, बचपन में जो ट्रॉमा हुए थे, वो सब वापस याद आए। वो ट्रॉमा में हम अकेले पड़ गए थे। हमने जो भी हमारा ट्रॉमा हुआ था, हम जो बचपन में जो फीलिंग हुए थे, वो सब वापस याद आ गए। जी और उसके अलावा हमें जो भी प्रॉब्लम हुए थे लाइफ में, और हमें इसके अलावा जो खुशी के पल भी
खुशी, हैप्पीनेस और खुशी के पल भी थे, वो भी याद आ गए। तो जी सभी ओवरऑल हमारे लाइफ में जो जो प्रॉब्लम हुए थे वो भी याद आए, हमारा फैमिली टाइम जो भी याद आया, हम क्या कुछ कर पाए, क्या कुछ नहीं कर पाए, वो सब याद आए। तो ये मुझे ये फीलिंग आया, और मुझे ये भी फील हुआ कि जो बचपन के हमारे प्रॉब्लम्स थे, हम तब सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन अभी हम ट्राई कर रहे हैं उसको सॉल्व करने को, लेकिन जी फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मेरा फीलिंग था। जी जी जी। इसमें कुछ भी नहीं है एक्चुअली। इनर चाइल्ड जो रहता है ना, हमारे ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारे बचपन से ही शुरू होती है। 0 से 7 साल के बीच में जो हमें उस टाइम पे कहा जाता है, कुछ हमारे दिमाग में वो बैठ जाते हैं बातें। फिर वो धीरे धीरे आगे जाके वही बातें रिपीट होती हैं अलग अलग फॉर्म में, हमें पता भी नहीं चलता इस चीज़ का। तो जब हम अपने इनर चाइल्ड या शैडो वर्क पे काम करते हैं, तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हीलिंग होती है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। तो ये अच्छा है, क्योंकि ये सिर्फ अभी एक ही सेशन में इतना कुछ तो हम कर नहीं सकते। सो इसमें थोड़ा सा एक आइडिया है कि चलो, एक हमने अपने आप को सेल्फ लव दिया है आज, अपने आप को क्षमा किया है कि जो कुछ भी हम नहीं कर पाए, इट्स ओके, लाइफ है, नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये था इसमें आज। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। एंड और ग्रुप में आप सभी से अनुरोध है, आप सभी किसी को आप अपना शेयरिंग शेयर कर सकते हैं। आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। आप आपको जो भी फीलिंग हो आप अपना शेयरिंग शेयर कर सकते हैं। मैम आई डोंट थिंक जो किसी को अपना शेयरिंग नहीं शेयर करना है, आप थोड़ा आगे बता सकते हैं, इसके बारे में हाँ, और थोड़ा बता सकते हैं। इसका एक्चुअली मैं समझ भी कई बार क्या होता है ना कि हमारे एक्सपीरियंस इतने ट्रोमेटिक रहे होते हैं कि ऐसे करता है कि किसको बताएं, किसको ना बताएं। और सबके सामने हम कई बार एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते उन चीज़ों को। इसीलिए कहा गया था स्टार्टिंग में कि एक अकेले से रूम में रहना है हमें, क्योंकि कई बार हमें जब सब कुछ याद आता है तो कई लोग रोना भी स्टार्ट कर देते हैं नो। सो ऐसा भी होता है। तो मेरी तो सबसे रिक्वेस्ट यही है कि जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ज्ञान ध्यान कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने जो हमारे वुंड्स हैं, जो हमें बचपन में घाव मिले हैं, उनको भरने की भी ज़रूर कोशिश कीजिए। जब तक आप उन घावों को नहीं भरेंगे और अपनी शैडो साइड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाना बहुत मुश्किल है। ये एक स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। हम इसको जब तक हम अपने आप को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो भी हम हैं, इट्स ओके, तब तक हम आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसमें यही मुझे कहना था। बाकी तो बाकी आप लोग मेडिटेशन कर ही रहे हैं। सो आई विश कि आप सब लोग अच्छे से मेडिटेशन करें, लेकिन उसके साथ साथ अपने डेली फीलिंग्स और थॉट पे भी ध्यान दीजिए। कब आप क्या चीज़ रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ अनकॉन्शियसली होता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितनी सारी चीज़ें रिपीट कर जाते हैं। और इसका कारण ज़्यादातर 95% अगर उसका रीज़न देखें तो हमारे बचपन में होता है। कुछ चीज़ें हमारी पास्ट लाइफ से आती हैं, लेकिन वो कुछ ही रहती हैं। ज़्यादातर इसी लाइफ की हमें ट्रॉमा मिले होते हैं, और उसी के बेस्ड हमारी सारी लाइफ जो है वो चलती चली जाती है। इवन हमारी बीमारियां भी जो होती हैं वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो अगर आप एक एक करके रोज का एक एक ट्रॉमा भी रिलीज करेंगे, तो आप डेफिनेटली 1 डेढ़ महीने बाद अपने आप को देखेंगे, आप कंप्लीट न्यू पर्सन होंगे एक। तो इस ट्रॉमा को फील करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जब भी आपको कोई कुछ कहे फैमिली में या फ्रेंड्स में और आपको अंदर से बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है, अगर मान लो किसी ने कह दिया कि यार तुम तो ना कुछ नहीं करते, अब आपको अंदर से बहुत ये बात हर्ट होगी। दैट मीन वो घाव आपके अंदर कहीं है। आपको उसको ढूंढना है कि कभी ये बचपन में मेरे साथ हुआ था, ऐसा क्या था जो मुझे आज ऐसे दिख रहा है ना। उसको ढूंढ के मेडिटेशन में बैठिए, आंखें बंद कीजिए, वही प्रोसेस सेम यही रहेगा। पीछे लाइफ में जाइए, उस चीज़ को फील कीजिए कि जो इमोशन मुझे आज आया है, ये पहली बार मुझे कब आया था। क्योंकि आया पहली बार तो बचपन में ही होता है ना। जैसे मान लो मुझे गुस्सा आया, तो गुस्सा फील करना है कि ये गुस्सा मुझे पहली बार, ये क्रोध कब आया था। जब मुझे किसी ने क्रिटिसाइज किया था तो मुझे क्रोध आया, तो पहली बार मुझे क्रिटिसाइज कब किया गया था। जब हम उस पॉइंट पे पहुंचते हैं तो हम उस जड़ को पकड़ लेते हैं और हम अपने आप को हील कर पाते हैं। ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, ये तो हो गया कि जब हमें खुद को हर्ट हो रहा है, लेकिन जब हम दूसरों को जज करते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, देखने में ऐसा है, चलने में ऐसा है, बात करने में ऐसा है, उससे ये नहीं होता, उससे वो नहीं होता, तो दैट मीन वो हमारी कोई शेडो साइड है। हमें उसको क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट।
क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी अंदर से ये चाह रहे होते हैं, हमारी ये चाहत रही होती है कि हम वैसे होते, लेकिन क्या है कि हम अपने आप पर एक नकाब डाल लेते हैं, नहीं जी हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। जब भी हम किसी को जज करते हैं कि देखो क्या उसने कपड़े पहने हैं, तो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस में हमारी ये डिजायर होती है कि हम भी वैसे पहने, लेकिन क्या है कि हमें क्योंकि होती है अनकॉन्शियस में है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। तो उसको हम कहते हैं शैडो साइड, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। ओके फाइन, मेरी भी ये इच्छा थी, मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, ओके मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, तो कई बार हम मुखौटा ओढ़ लेते हैं अच्छाई का, तो उसको हम अपनी शैडो कहते हैं। अगर हम उसको भी हील करें तो हम स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जा सकते हैं। तो मुझे यही कहना था, और तो कुछ भी नहीं कहना है। मैम, मैंने ग्रुप में सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट करके अपना शेयरिंग शेयर कर सकते हो। ग्रुप में किसी को भी अपना शेयरिंग शेयर करना हो, आपको ये हीलिंग आपने आपको जो भी किसी को शेयरिंग करना हो, आपको ये हीलिंग सेशन कैसा लगा, आप शेयर कर सकते हो। अनम्यूट कीजिए, और आप अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। कुलकर्णी साहब, आप अनम्यूट करके आप बताएंगे। हाँ नहीं, मुझे क्या पूछना था कि एक जो मिनट हम सर, एक मिनट सर, मैं थोड़ा हाँ हाँ, बोलिए कुलकर्णी हाँ सर। मैडम, मुझे क्या पूछना है आपको कि जो विजुअलाइजेशन हम करते हैं या इमेजिन करते हैं, कि वो जो यूनिवर्सल क्या बोलते हैं, वैश्विक चैतन्य से हम प्योर होंगे, यस। हाँ जी। वो विजुअलाइजेशन ऐसा एक्चुअली वो कैसा काम करता है, वो विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन ये देखिए, कैसा होता है, ये क्योर होने का प्रोसेस कैसा होता हाँ जी, विजुअलाइजेशन मतलब विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं ये बताऊं, या ये कैसे होता है, है? ये कैसे नहीं काम नहीं, करता कैसे है? नहीं, वो काम कैसे करता है क्योर, डिसीज क्योर होने के लिए ऐसा। हाँ जी, उसका कारण क्या है कि जैसे मान लो मेरे अंदर कोई ब्लॉक, जैसे अभी हम गए थे सेल्फ लव करने, तो होता क्या है कि हाँ जैसे मान लो मेरी लाइफ में अभी इस टाइम पे कोई ट्रोमेटिक सीन हो गया, है ना, ट्रोमेटिक हाँ सीन हो गया और मुझे बहुत दुख हुआ उस चीज का, है ना, और मैं उस चीज को हाँ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। सपोज करो मैं उस हाँ चीज को, किसी का मान लो डेथ ही हो गया, मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसे कैसे हो हाँ गया, या मेरा कोई बिजनेस लॉस हो गया, पैसे चले गए, ठीक है, तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो वो क्या होगा कि उस टाइम में स्पेस एंड टाइम में मेरी थोड़ा सा एनर्जी का पार्ट स्टक रह जाएगा। ठीक है, अब हाँ क्या है कि टाइम तो रुकता नहीं है, कल भी आ गया परसों भी आ गया, लेकिन अभी मेरी एनर्जी वहीं स्टक है। वो आज आके 10 दिन बाद ही सही मुझे याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है हाँ कि मेरे साथ ऐसे हुआ, 10 साल बाद भी मुझे याद आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरी एनर्जी का कुछ पार्ट वहां पे रह गया। जैसे हम हाँ विजुअलाइजेशन करते हैं, हम बैक आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हम इस पॉइंट पे पहुंच गए, अब हमें लग गया पता यार यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, तो यहाँ पे आके मैंने क्या करना है, उस चीज को एक्सेप्ट करना है, अपने वैसे। आप को माफ भी करना है, जो भी मेरे से गलती हुई थी उसको माफ भी किया, एक्सेप्ट भी किया, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको रिलीज करेंगे। रिलीज इन द सेंस, जैसे हमने अपने छोटे से सेल्फ को गले लगाया, तो उसको गले लगाया, हमने उसको प्यार दे दिया, ओके फाइन, जो हम्म, हुआ इट्स ओके। फिर उससे उसके बाद क्या हम्म, होगा कि वो जब विजुअलाइजेशन काम करेगी, जो रिलीज हो जाएगा, वो एनर्जी को हमने रिलीज कर दिया, अब हम वापस आ गए। अब क्या होगा हम्म, कि जब अगर हमें याद भी आएगा तो हमें बुरा नहीं लगेगा, अब हमें याद हम्म, भी आएगा तो हमें क्या होगा, वो बुरा नहीं लगेगा। ये होगा इसमें, तो ये विजुअलाइजेशन इस तरह हाँ, से काम करती है, ये सिर्फ एनर्जी को रिलीज करने की एक टेक्निक है, और कुछ भी नहीं। हाँ जी। हम्म, जी। ओके ओके, थैंक यू। नहीं, और एक बात है, हम जो जो आपने बोला ना, वो यूनिवर्सल क्या बोलते हैं, वैश्विक कॉन्शियस। चैतन्य है, हाँ वो जी। हम इमेजिन करके हम अपने इस बॉडी में ये करते हैं, जो सब जगह एक यूज करते हैं ना उसका, हाँ हाँ वो जी। इमेजिनेशन करने के बाद ऐसा एक्चुअली वो वर्क करता है फिजिकली, ऐसा करता है, ऐसा भी होता है ना? वो बिल्कुल करता है। मेंटल लेवल पे, मेंटल लेवल से फिजिकल लेवल पर ऐसा हाँ, जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, जैसे मान लो आपका किसी के साथ 36 का आंकड़ा हो रखा है, गुस्सा बहुत है आपको, मतलब बंदा आपको अच्छा नहीं लगता,
तो आप रूम में बैठे हैं अपने, ठीक है, और आपके मन में विचार आ गया उसका, तो क्या आया, पहले थॉट आया, फिर थॉट आने के बाद आपके अंदर इमोशन आ गया, किसका, एंगर का, आपको क्रोध आ गया, थॉट आया वो पर्सन, थॉट आ गया, क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो आपने क्या किया, उसको 2-4 गालियां दे दी या कुछ पटक के फेंक दिया। मतलब पहले थॉट आया, फिर इमोशन आया, फिर वो फिजिकली हमने क्या किया, उस पर एक्ट कर दिया। तो सेम चीज होता है कि जब भी हम अपने, इसलिए कहते हैं ना, थॉट पे अपना खास ध्यान रखना है, हमारे थॉट कैसे हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं। तो अगर हमारे थॉट डिस्ट्रक्टिव हैं तो हमारा फिजिकल रिएक्शन भी कैसा होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। हमारे थॉट में Yes. पीस है तो इमोशन भी क्या होंगे, पीसफुल होंगे, हाँ, हमारा ओके फिजिकल ओके, पीसफुल होगा। अब अभी क्लियर हुआ। देन वी हैव टू क्लियर हिंड्रेंस एंड ब्लॉकेजेस यस, यस and make our mind clean ऐसा है ना। जी, तो इसीलिए कहा था कि थॉट पे खास ख्याल रखना है, तो आप कुछ नहीं प्योर कर प्योर सकते, यूनिट से प्योर प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड। यस यस, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, यस जी, थैंक यू मैडम। थैंक यू। उषा बेन, आप कुछ बोलना चाहेंगे? उषा बेन, हाँ जी, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है मैम। हाँ क्या मालूम, आज बहुत दिन के बाद। हाँ बोलिए उषा बेन, बोलिए। बहुत अच्छा लगा, ऑलमोस्ट मेडिटेशन जैसा ही फीलिंग आया। ये पूछने का था कि ऐसे हम यही पोजीशन, एक ही पोजीशन में बैठ के कर सकते हैं? हाँ मैं हाँ, ब्रह्मा कुमारी में जाती हूँ तो उधर मेडिटेशन में सिखाते हैं, तो साथ साथ में घूमते फिरते भी कैसे करो ऐसा भी सिखाते हैं। बिल्कुल और वैसा भी होता है। हाँ, हम्म, तो मैं कभी कभी मेरे हाथ में तकलीफ है तो मैं अपने हाथ को चूम लेती हूँ कि मैं बहुत मिसयूज किया होएगा, तुमको मुझे माफ कर हाँ, देना। इसीलिए फिर कोई ऐसा है। रिलेटिव को कभी हर्ट किया है तो उसकी माफी मांगती हूँ, जी, मेनली सोते टाइम उठते टाइम। और मुझे हाँ, किसी ने हर्ट किया है तो मैं उनको माफ करती हूँ। बिल्कुल और जो बिल्कुल, आपने बताया वो शिवानी जी बताते हैं कि बोलने के पहले तो सोचो, लेकिन सोचने के पहले भी सोचो, जी जी क्योंकि जी जो सोचते हैं उसका भी इफेक्ट थॉट बॉडी है पे हमारे, बहुत आता है। और आपने जी जो बताया बहुत सही बताया कि बचपन से जो कुछ अंदर रह गया है। मैं एक ग्रुप में आने के बाद और मेरे खुद से ऐसा महसूस कर रही हूँ कि जो लोग बहुत ही इमोशनल और क्या बोलते हैं कि लाइफ में ये करना है वो करना है, फिर कर नहीं पाते हैं ना, तो उनके बॉडी पे ये सब इफेक्ट आता है। हाँ, ये मैक्सिमम देखा गया है कि जो भी बीमार होते हैं ये वो लोग हैं जो बहुत हाईली इमोशनल होते हैं। हाँ, और हाईली इमोशनल होने का रीजन क्या है कि और बचपन में हाइपर, अटेंशन, और हाइपर एक साथ में 10 फील्ड में करना है, फिर कर नहीं सकते, फिर वो सब इफेक्ट बॉडी पे आता है। एक्चुअली इमोशनल वो अपने अटेंशन नहीं दिया उनको ना बचपन में, तो क्या चाहते हैं, हाँ, सबका अटेंशन चाहते हैं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, उस वजह से फिर प्रॉब्लम। हाँ जी, लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी में जाने के बाद अभी मैं आपके हिसाब से मेडिटेशन किया तो बचपन की जो अच्छी अच्छी यादें थी ना वही याद थी, जी वही जी याद जी, थी कि जो ओके, जो बचपन से खेलते थे कूदते थे, फ्रेंड सर्कल, वो हमारा छोटा गांव, नदी किनारा, वो सब याद किया। हो सके तब तक कोई ऐसी पुरानी यादें जो हर्टिंग होती थी वो उसको थोड़ा फेंकने का ट्राई किया कि नहीं वो मुझे याद नहीं करना है। आई एम नहीं, हैप्पी, फिर आपने वॉट अपने एवर आप आई एम, इट्स फाइन। अगर आपने ये ट्राई किया है कि मुझे याद नहीं करना, इसका मतलब आपने अपने आप को सप्रेस कर लिया, फिर आप रिलीज नहीं कर पाए, क्योंकि क्योंकि हमें वही तो याद करके उसी को तो एक्सेप्ट करना है कि वो मेरे साथ हुआ, ओके हुआ, फाइन, अपने आप को That's what I'm telling you, I'm fine. I'm much better than so many unhappy people. I'm so happy in my life. जी जी So जी, I should try to avoid it. वेरी गुड वेरी गुड, जी जी, Any suggestions you give me? अपने आप को कभी सप्रेस नहीं करना है कि मेरी बुरी यादें हैं, मैं याद नहीं करूंगी। मैं तो कह रही हूँ उनको अच्छे से Okay. याद कर लो, एक बार बैठ के एक दिन में अच्छे से जो भी बुरी यादें हैं, अच्छे से याद कर लो, और गुस्सा आए, क्रोध आए, रोना आए, रो लो। और Oh, वो okay. एक बार जब आप कर लोगे ना, इमोशन निकल जाएगा, फिर वो जिंदगी में वैसे भी याद नहीं आएंगी। Hmm.
ओके। हाँ, तो अपने यही है कि अपने जो भी बुरा वक्त है, जो बुरा टाइम है, उसको अच्छे से याद कर लो एक बार, कोने कोने से उसको याद कर लो। ठीक है, पूरे बॉडी में उसको फील कर लो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, क्यों हुआ नहीं कहना, हाँ हुआ मेरे साथ, उसको अच्छे से फील करना है। फीलिंग इज हीलिंग, सिंपल सी बात है, फीलिंग इज हीलिंग। बस जितना फील करोगे उतना हील हो जाओगे। ओके। अब ये सोचोगे कि नहीं मैं बुरा नहीं याद करूंगी, डरोगे तो डर इज आल्सो ए ब्लॉक। डर भी ओह, एक, हाँ, तो वो एक और ब्लॉक क्रिएट होगा, एक और ब्लॉक क्रिएट होगा। तो बेटर है कि ब्लॉक को हमें रिमूव करना है, क्रिएट नहीं करना है। और जब पुराने ब्लॉक को रिमूव करेंगे तो नए आने भी नहीं चाहिए, ये है ना। जी। थैंक यू। जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। देवेंद्र जी, देवेंद्र सर। No question. हाँ सर, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। आपने आज वीडियो डाल के हमारे ग्रुप को बहुत मोटिवेट किया सर। आप रियली हमारे रियली ग्रुप आप हमारे ग्रुप के ब्रह्मास्त्र हो सर। Oh, थैंक यू thank सो you. मच सर। आपने बहुत पॉजिटिविटी बांट दी आज ग्रुप में। थैंक यू सो मच। नहीं, रियली रियली Thank you. स्नेहल मैम, आप कुछ बताना चाहिए आपका एक्सपीरियंस। स्नेहल जी, स्नेहल जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी। नरेश जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैडम से। बोलिए मैम। मैं आजकल जो है ना, मैं अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। इसके लिए मतलब ये क्या एमएटी से रिलेटेड है या पता नहीं क्या है। मैम, इमोशनल होना एक अच्छी बात है, लेकिन ओवर इमोशनल होना एक अच्छी बात नहीं है। इमोशनल होना इज अ गुड थिंग, बट आप एक्सेस में अगर इमोशनल फूल बन रहे हैं तो वो एक अच्छी बात नहीं है। उसके लिए आपको अपने अंदर जाके देखना पड़ेगा। प्रोसेस सेम ही रहेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या हुआ था ऐसा कि आज आप इतने इमोशनल हैं। रीज़न ढूंढना पड़ेगा। ठीक है मैम। तो उसके लिए आप अपना मेडिटेशन कीजिए। प्रोसेस ये रहेगा, अपनी टाइमलाइन में वापस जाइए कि क्या हुआ था, क्या आपको अटेंशन नहीं दिया गया बचपन में। या कई बार हम होता है ना, अपने पेरेंट्स को हम कभी गलत नहीं कहते, एक्चुअली में हमें बचपन से कहते हैं हमारे पेरेंट्स कभी गलत नहीं, और पेरेंट्स भी कहते हैं कि माँ बाप कभी गलत नहीं होते। वो इंटेंशनली तो कभी गलत होते नहीं है, लेकिन वो भी अनकॉन्शियसली वो कई बार हमें ऐसा कुछ कह देते हैं और वो इम्पेक्ट करता है हमें पूरी लाइफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा सा बच्चा है और हमने उसको कह दिया 3-4 साल का, सोचेंगे हम तो ये सोचते 3-4 साल के बच्चे को क्या समझ है, कुछ भी नहीं पता। हमने कह दिया ये तो है ही बेवकूफ, गधे, नालायक, तुमसे तो कुछ अच्छे से ढंग से होता नहीं है। अब वो छोटा बच्चा आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है कि मुझे क्या कह रहे हैं, अब बच्चे को भी समझ नहीं है, लेकिन उसके अनकॉन्शियस में ही उसको बच्चे को दुख लग गया कि मुझे डांट दिया। वो उसके सबकॉन्शियस में बात चलेगी, और वो सबकॉन्शियस में कैसे कंट्रोल करेगी। और वो जब बड़ा होगा, अब उसको तो याद नहीं है कि मुझे बचपन में ऐसे कहा था पेरेंट्स ने। बड़ा होगा वो कुछ करने लगेगा, उसको ऐसे लगेगा कि यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कर क्यों नहीं सकता कुछ भी। तो रीजन क्या है कि बचपन में कभी पेरेंट्स ने ऐसा कह दिया था। तो इसलिए कहते हैं ना कि पेरेंटिंग भी बहुत अवेयरनेस से हमें करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम बच्चों को बहुत कुछ कह देते हैं, और ये बिना ये सोचे कि बच्चा है ये तो भूल ही जाएगा। बच्चा तो भूल ही जाता है, लेकिन उसका माइंड नहीं कभी भूलता। जो हमारा सबकॉन्शियस है ये कैमरा है, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, अच्छा बुरा जो भी हो रहा है सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, बिना ये सोचे कि ये लाइफ में क्या करेगा। बाद में फिर वो क्या करेगा, उसका उसको बोलते हैं बिहेवियर प्रोजेक्शन। हमारा बिहेवियर जो है वो उसके बेस पे मतलब उसके ऊपर बेस्ड हो जाता है। ठीक है। हाँ। तो इसलिए देखना पड़ेगा कि बचपन में क्या हुआ था, कहीं अटेंशन नहीं मिली थी, कहीं लव नहीं मिला था, कहीं कई बार होता है कि बच्चों को, खासकर बड़े बच्चों के साथ ही होता है कि एक बड़ा बच्चा हुआ, उसको बहुत प्यार दिया, और फिर 1-1.5 साल में अगर उसका दूसरा छोटा भाई बहन आ गया तो क्या होता है, उसके ऊपर से अटेंशन हटके छोटे पे चली जाती है, और फिर बड़ा बच्चा लोनली फील करता है, और ये लोनलीनेस थ्रू द लाइफ चलती है फिर। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, अब उसको समझ नहीं आ रहा कि अकेलापन तो लग रहा है, लेकिन लग क्यों रहा है, सब कुछ तो है मेरे पास, पैसा भी है, घर भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, फिर भी मैं अकेला हूँ। तो अकेला क्या है, वो कहीं बचपन में अकेला रह गया था, और उसकी फीलिंग को उस समय किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, उसके साथ टाइम नहीं बिताया, और वो लाइफ थ्रू द लाइफ जब भी वो अपने कामों से मुक्त होगा तो हमेशा उसको अकेलापन लगेगा, रीजन बीइंग कि कहीं बचपन में उसके साथ ऐसा किया गया था।
ऐसे ये सब कर चीजें जो होती सब हाँ अवॉइड जी करती है। मेरे को गुस्सा भी बहुत आ जाता है या मैं इमोशनल हो जाती हूँ। क्या करूँ इसको अवॉइड करने के लिए? अवॉइड कभी नहीं करना। मैं बार बार ये कहती हूँ इमोशंस को अवॉइड नहीं करना है। मैं एक लाइन है, फीलिंग इज हीलिंग। बस इमोशन आया है फील करो। पर ये कि गुस्सा आ रहा था किसी का सिर फाड़ दोगे, वो अच्छी बात नहीं है। गुस्सा आ रहा है भाग लो। ठीक है, जैसे ओशो महाराज की जो बुक्स हैं उसमें बड़े अच्छे से टेक्निक दे रखी है। गुस्सा है तो मुट्ठियां ऐसे कर लो, एक्सरसाइज कर लो, भाग लो, नहीं तो डांस ही कर लो। 10 मिनट में देखोगे आपका गुस्सा निकल जाएगा और आपकी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर आप अपने टाइमलाइन में वापस नहीं जा रहे तो ये एक टेक्निक है कि आप ऐसे अपने गुस्से को, अपने इमोशन को रिलीज कर सकते हैं। नहीं तो जर्नल राइटिंग, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। लिखिए कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, क्यों क्यों हो रहा है। जब आप लिखना शुरू करेंगे आपको पता चलेगा कि जड़ों की बातें भी याद आएंगी। 10 साल पहले भी यार ऐसे हुआ था। वो लिखने में इतनी पावर है। लिखिए उसको, लिखने से भी हमारे बहुत से इमोशन जो वो रिलीज होते हैं। ये एक टेक्निक है। अगर आप अपने इनर चाइल्ड पे नहीं पहुंच पा रही तो जर्नल राइटिंग इज द बेस्ट टेक्निक। थैंक यू सो मैम मच। मैं ऐड करना चाहूंगा स्नेहल जी, हमारे एमएनडी बीमारी में भी इमोशनल इम्बैलेंस होता है। ओके। इसमें ना बहुत सारा इमोशनल इम्बैलेंस होता है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं और हमारे साथ कुछ और होता है, तो हम जी जी चिड़चिड़े हो जाते हैं, ज्यादा गुस्से वाले हो जाते हैं। तो ये हमारी बीमारी में भी होता है। तो अपने को है ना मेडिटेशन करना है, मन को शांत करना है। हमारे मन में जो एक्स्ट्रा थॉट्स होते हैं, ओवर थिंकिंग को बंद करना है। इन सभी चीजों से हमारा ये गुस्सा धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा और इमोशनल इम्बैलेंस भी धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। हमें ट्राई करते रहना है मैम, हमें जी हार नहीं माननी है। ओके। जी हाँ सर। और योगेश शर्मा जी, आप कुछ बताएंगे सर अपना एक्सपीरियंस? मैं कोशिश करती हूँ सर। क्या मैम? कोशिश करती हूँ सर मैं। वादा नहीं मैम, आप कोशिश कीजिए, 1 महीने के बाद मुझे रिजल्ट बताइएगा। ओके ओके सर, जरूर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। या संजीव मोडके सर, आप कुछ बताएंगे सर? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, बोलिए। मैंने मैडम का पूरा सेशन अभी किया, जो प्रोसेस बताई पूरी की। आई थिंक दैट सुनाई कट के आ रही है। आवाज नहीं आ रहा है सर, थोड़ा माइक नजदीक लाइए। sir, I am trying to overcome all such issues through this process as जैसे मैडम ने बताया है, and I feel very good today. So I am very much thankful to Madam Parvati ji and MND. Thank you sir. थैंक यू संजीव जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। नरेश सिंगल जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? नरेश जी अनम्यूट कीजिए। नरेश जी जी सर। बोलिए सर, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे प्लीज? सर एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मैंने तो आज पहली बार ये आपकी जूम मीटिंग अटेंड की है, और एक्चुअल में क्या है कि मैंने अपने ऊपर ये अप्लाई किया है, क्योंकि मेरी वाइफ इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपने आप अपने ऊपर अप्लाई कर सके, क्योंकि उनको डिमेंशिया की प्रॉब्लम भी है ना सर। तो वो सोच नहीं सकती, मतलब मेडिटेशन कर नहीं सकती इन चीजों को। लेकिन मैंने अपने आप को फील किया, मैं जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ, मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में लिए रखा है, वाइफ को लेके, घर को लेके। तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा रिलीफ मिला मेरे को मेडिटेशन करने के बाद इस तरह से। और
मैं अब रेगुलर इस चीज को करूंगा, देखते हैं कि भगवान ने चाहे तो सब अच्छा होगा, मेरे लिए भी, वाइफ के लिए भी। जरूर अच्छा होगा सर। आपने हमारे हीलिंग सेशन में अटेंड किया आज पहली बार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप Thank you, sir. ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए, आपको और भी बढ़िया एक्सपीरियंस होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड इंदर कुमार जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इंदर कुमार जी सर। सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया और पूरी कोशिश करूंगा कि इसका बेनिफिट मुझे मिले। ओके सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा मैम आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नमस्कार सभी को, डॉक्टर साहिबा को भी और आप भी जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बाकी सभी सदस्यों को भी मेरा प्रणाम। मैं ये बोलूँगा मैडम से, मेरा एक सवाल मेरा भी है कि माने जैसे मुझे 1-1.5 साल हो रहा है, बट अपने को जब देखो, जब शरीर में चीजें लॉस होती हुई चली जाती हैं तो अपने आप इमोशन बहुत ज्यादा हो जाते हैं और मैं कभी भी रोने लगती हूँ बहुत ज्यादा। बच्चे चुप कराते रह जाते हैं बट नहीं हो पाता, तो ये इमोशन कैसे मेरे रुकेंगे? इतना ज्यादा हो जाता है कि मैं खुद को नहीं रोक पाती हूँ, जहाँ की तहाँ थम जाती हूँ। मैम मैं आपको इसमें एक बात कहना चाहूंगी जी कि मैम। कि जब भी हम इस अर्थ पे आते हैं ना, तो हम अपना सोल प्लान करके आते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा कि हम जैसे हमारी लास्ट बर्थ में जब डेथ होगी और जो मेरा ये जन्म हुआ है, इसके बीच में जो टाइम है, इसमें अपना सोल प्लान करती हूँ, ठीक है। सोल प्लान में मेरा डिसाइड रहेगा, ये मेरे मदर फादर, ये मेरे ब्रदर, ये मेरे हस्बैंड, ये बच्चे नहीं, बच्चे हमें खुद चुनते हैं, हम बच्चों को नहीं चुन सकते। तो मीन्स मैं क्या चुन सकती हूँ रिश्तों में? अपने मदर फादर, अपनी लाइफ सिचुएशन और अपने हस्बैंड, ये मैं चुन सकती हूँ। और अपने भाई बहन को मैं चुन सकती हूँ, ठीक है। मेरी लाइफ में कौन आके मुझे क्या सिखाएगा, ये अपने कर्मा के हिसाब से मैं चुनूंगी, ठीक है। फिर क्या होता है, कुछ ऐसी सोल्स होती हैं जो बहुत क्रेजियस होती हैं। क्रेजियस मीन्स कि बहुत क्रेजियस, कि हम कुछ भी करेंगे एक्सपीरियंस लेने, क्योंकि हम अर्थ पे आते हैं सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए। मैं इसलिए बार बार कहती हूँ, कोई अच्छी या बुरी फीलिंग नहीं होती, फीलिंग फीलिंग होती है, ठीक है। हम गुस्सा आया, क्रोध आया, दैट्स गुड। खुशी हो रही है, वो भी अच्छी बात है। क्रोध आ रहा है, किसी के साथ जेलस हो रही है, तो इट्स ओके, फील ही तो करना है। जेलस हो रही है, इट्स ओके, सबको होती है, ठीक है। तो जब भी हम अर्थ पे आते हैं तो कुछ सोल बहुत क्रेजियस होती हैं, उनको क्या होता है, कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस लेने होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस ग्रुप में एमएनडी में आप सब वो क्रेजियस सोल हो जिन्होंने ये अपने लिए प्लान चूज किया था, ठीक है। और इस प्लान को चुनने का कुछ भी कारण हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस भी हो सकता है, आपको कोई पास्ट लाइफ कर्मा भी हो सकता है, या इस लाइफ की आपकी हीलिंग भी हो सकती है। आप इसको ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज करो एक सोल अर्थ पे आई और उसने प्लान किया था कि अब मैं धरती पे जाऊंगी, या तो मेरे साथ ऐसे ऐसे होगा, मुझे ना मेरे हस्बैंड भी डिच करेंगे, मुझे मेरी मदर फादर भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, मुझे ये दुख भी मिलेगा, मुझे वो दुख भी मिलेगा, और इन सब दुख मिलने के बाद मैं अवेकनिंग में आऊंगी और फिर मैं मेडिटेशन करूंगी एंड देन मैं यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस में मर्ज होंगी। सपोज करो ये एक सोल प्लान था, ठीक है। जब सोल धरती पे आई, अब 3D में आके तो हम भूल गए क्या था क्या नहीं। तो हुआ क्या कि जब 3D में आके भूल गए, अब मुझे करना था कि मुझे ये दुख मिला, वो दुख मिला, ये दुख मिला, वो दुख, मुझे करनी थी अपनी अवेकनिंग। तो मैंने अवेकनिंग नहीं की, मैंने लॉ ऑफ फ्री विल का यूज कर लिया। सपोज करो किसी के हस्बैंड बहुत खराब हैं, बहुत बुरे हैं, तो उसमें मुझे ये था कि हाँ मेरे हस्बैंड जो मुझे अच्छे नहीं मिलेंगे, तो फिर मैं बहुत दुखी होंगी, तो मैं अवेकनिंग की तरफ जाऊंगी। लेकिन मैंने क्या चूज कर लिया? डाइवोर्स। तो मैंने अपनी फ्री विल का यूज कर लिया। यूनिवर्स सेड ओके, तुम्हारी फ्री विल है तुम्हारे पास, तुम्हें नहीं करना इस जन्म में, तुम्हें ये कर्म का हिसाब नहीं करना, तुम ना करो। तो मैंने चूज कर लिया और फिर मैंने अपनी लाइफ कहीं और जी ली, एंड देन मेरी डेथ तो परमानेंट है, होएगी। फिर जब मैं दोबारा गई तो मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, मैंने तो अवेकनिंग के लिए गई थी, मैंने तो फ्री विल का यूज कर लिया। तो अब नेक्स्ट जब मेरा सोल प्लान होगा तो मैं क्या कहूंगी, यार इतने से दुख आए थे, इससे तो मेरी अवेकनिंग हुई नहीं, ऐसे करो थोड़ा सा और इंटेंस दुख दे दो मुझे थोड़ा सा और इंटेंस दुख चाहिए ताकि अवेकनिंग हो। फिर क्या होता है, अगर और आपने देखा कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा इंटेंस उनकी लाइफ में दुख होता है, वो फिर भी मेडिटेशन नहीं करते, तो वो क्या कर रहे हैं, अगली लाइफ के लिए वो दुख को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो पेन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अल्टीमेट गोल है पेन का अवेकन होना, उस यूनिवर्स की तरफ जाना।
तो हम क्या करेंगे, अब मान लो इतना मुझे इतना पेन मिला था, मेरी अवेकनिंग नहीं हुई, नेक्स्ट बर्थ में थोड़ा सा ज्यादा पेन लूंगी, क्यों? क्योंकि इतनी जो अवेकनिंग हुई नहीं, तो आई सेड कि यूनिवर्स मुझे थोड़ी सी और पेन चाहिए, ठीक है, तो थोड़े यहाँ वहां के उल्टा पुल्टा सारे कर्म इकट्ठे करके थोड़ी सी और पेन दे दी, अब उसमें भी अवेकनिंग नहीं हुई, थोड़ी और पेन कर दी। तो एक तो रीजन ये होता है कि हम अपनी लाइफ में सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आता है कि अगर मान लो हम कई जन्मों तक फ्री विल से भागते रहे, फ्री विल का यूज करके हम अपने कर्मों से भागते रहे, तो जितना ज्यादा कर्म उतनी कम फ्री विल, इसको हम कहते हैं कि नहीं, कर्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू फ्री विल। फ्री विल तभी तक है आपके पास जब तक आपके बहुत ज्यादा कर्मा नहीं है, कर्मा जैसे जैसे कम होते जाएंगे फ्री विल का दायरा बढ़ता चला जाएगा। अब मान लो कई जन्मों तक कोई एक सोल है जो अपने कर्मा से भागती जा रही है, तो वंस एक जन्म ऐसा मिलेगा जहां पे उसके पास फ्री विल निग्लिजिबल होगी, तो उसको वो कर्म का भुगतान अब करना ही करना है। एक तो ये रीजन होता है। एक होता है कि ये यूनिवर्स सेट की हाँ ये वाला एक्सपीरियंस कौन कौन लेगा, ठीक है, तो वहां बहुत सारी सोल्स है, या ये वाला एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में ये वाला दुख आना है, तो कौन कौन ये एक्सपीरियंस लेने को तैयार है। तो बाकी सोल क्या करती हैं, सोचती हैं लें कि ना लें। कुछ क्रेजियस सोल होती है ना, यंग वाली, नहीं हम लेंगे, हमें दो, हमें दो। तो कुछ एक हमारी लाइफ में जो बहुत टफ सिचुएशन होती है वो इस वजह से भी आती है। रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो भी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में जो भी सिचुएशन रही है हमारे आसपास, हम देखते हैं डिजीज हो, चाहे हम देखते हैं कोई दर्दनाक, कईयों की डेथ होती है, कईयों के साथ बहुत दर्दनाक बिहेवियर होता है, वो सब क्रेजियस सोल है। वो इतनी क्रेजियस हैं कि वो उस चीज को क्या करती हैं, लेती हैं, खुद चुनती हैं, ठीक है। तो ये एक रीजन रहता है, रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है, लर्न करना, सीखना कि इससे मुझे क्या शिक्षा मिली, मैंने क्या सीखा। अगर मैं नहीं सीखूंगी मुझे नेक्स्ट बर्थ फिर से लेना पड़ेगा ये सीखने के लिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन में जाके आस्क टू यूनिवर्स, थोड़ा अपने आप से कनेक्ट होइए, यूनिवर्स कहीं नहीं हमारे अंदर ही है, तो अपने आप से कनेक्ट होके पूछिए कि मेरी जो भी सिचुएशन है मुझे आखिरकार इससे सीखना क्या है, मुझे सीखनी है, इसीलिए ये सिचुएशन मेरी लाइफ में है। और फिर जब आपको वो होगा ना कि हाँ ठीक है मुझे ये सीखना, उसको एक्सेप्ट करना, ओके यूनिवर्स मैंने ये शिक्षा सीख ली, अब तो मेरे प्राण छोड़ो, ठीक है, देन स्टार्ट होगा। वो कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, बहुत से लोग हील हुए, बहुत से लोग हील हुए, ठीक है। तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है अपने स्टेफन जो हॉकिंस थे, ठीक है, उनका एग्जाम्पल जो है वो हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन एग्जाम्पल है कि वो फ्री विल, अपनी जो विल पावर का यूज करके वो इतनी लाइफ जी गई, ठीक है। तो ऐसा होता है, बट ये है कि हमें थोड़ा सा फेथ चाहिए, थोड़ा ट्रस्ट चाहिए, थोड़ी मेहनत चाहिए, और अपने अंदर जाने की थोड़ी सी एबिलिटी, ठीक है, बस ये। अच्छा मैम, आपका और कोई क्वेश्चन है मैम? मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाह रही थी कि जैसे मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ या याद करती हूँ या थॉट क्रिएट करती हूँ, बट तब भी इधर उधर दिमाग भागता है, बिल्कुल मैंने कॉन्शियस एकदम नहीं हो पाता है कि मैं क्या कर रही हूँ। बीच बीच में कुछ चलता है दिमाग में, लौटा के लाओ, फिर यही प्रोसेस चलता रहता है, उसी में इमोशनल बहुत ज्यादा होती रहती हूँ अपने आप। क्योंकि मैम मेडिटेशन थॉट क्रिएट करने की प्रोसेस नहीं है, मेडिटेशन तो थॉट लेस होने की प्रोसेस है। नॉट थॉट लेस मीन्स थॉट चल रहे हैं, आपको अफेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि थॉट आता है, फिर इमोशन आते हैं, फिर हम फिजिकली एक्ट करते हैं। तो थॉट आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर वो फीलिंग भी साथ साथ में चल रही है, आप कभी नोट करना, थॉट चल रहा है, फीलिंग भी साथ चल रही है। तो क्या है मेडिटेशन, क्या है कि थॉट तो चल रहा है लेकिन फीलिंग नहीं आ रही, तो वो है मेडिटेशन। थॉट क्रिएट नहीं करना है हमें थॉट्स को फीलिंग से, इमोशनल बॉडी को, मेंटल बॉडी को इमोशनल बॉडी से अलग करना है, ये है। ओके ओके, उसमें आप थॉट क्रिएट करके बैठेंगे तो डेफिनेटली नहीं होगा, थॉट को कंट्रोल नहीं करना है। बट मेडिटेशन भी काफी दिक्कत सी महसूस होती है मुझे ना कि क्या हो रहा है, ये माने दिमाग उसमें भी परेशान होने लगता है, ऐसे लगता है भारी भारीपन हो। थॉट क्रिएट करेंगे तो ऐसे होगा। मेडिटेशन थॉट क्रिएट करने की प्रोसेस नहीं है, थॉट से परे जाने की प्रोसेस है। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपके सेशन से, अच्छा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक, थैंक यू। पिनाकिन सर जी आपके लिए भी थैंक यू, आपने ग्रुप से जोड़ा, मीटिंग से जोड़ा, बहुत अच्छा लगता है, कुछ देर के लिए बहुत अच्छी फीलिंग आती है। थैंक यू सो मच सभी लोगों के। थैंक
थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ मैम, आप मेडिटेशन करते रहिए, आपके थॉट धीरे धीरे आपका माइंड आपका कंट्रोल में आएगा, आपको पीस का फीलिंग होगा और बाद में आपको मेडिटेशन का रियल एक्सपीरियंस भी होगा। आप रेगुलर मेडिटेशन करते रहिए, अपने सांसों पे ध्यान दीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, जी आपको बहुत बहुत फायदा होगा। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच गाइड करने के लिए। थैंक यू मैम। दयानंद जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? दयानंद जी। और अरिजीत सिंह सर, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? अरिजीत सर। ओके, ग्रुप में किसी और को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो आप अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और आपको कोई क्वेरी हो तो अपना माइक अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। नहीं मैम, आई थिंक किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है मैम। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए पार्वती मैम, थैंक यू आपने सर, बहुत थैंक बढ़िया यू। एक्सपीरियंस करवाया। बहुत बहुत आपको मैं मतलब बहुत बहुत सैल्यूट करती हूँ, इतनी हिम्मत है आप में। थैंक यू सो मच, इतना आप स्प्रेड कर रहे हैं, इतना सबको मोटिवेट कर रहे हैं। आई सैल्यूट यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच थैंक यू, एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू मैम। और हमें रिक्वेस्ट है आगे भी हमारे साथ जुड़ते रहिए और जी हमें और भी बढ़िया मेडिटेशन और हीलिंग का एक्सपीरियंस करवाई। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सभी मैम का आप थैंक यू बोल सकते हो, आप अनम्यूट करके आप सभी लोग मैम का थैंक यू बोल सकते हो, आप मैम का शुक्रिया बोल सकते हो। थैंक यू। थैंक यू ऑल, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। कई गड़बड़। थैंक यू मैडम। थैंक यू और आज के सत्र में जुड़ने के लिए आप थैंक यू सबका बहुत मैडम। बहुत धन्यवाद। अब आपसे अनुरोध है आप हर रविवार को हमारे सत्र में जुड़िए, आपको मेडिटेशन का बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा और आपको और भी नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलेगा। थैंक यू ऑल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।